नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सरसों की, जहां पर इस बार फसल ज़्यादा होने की वजह से एमएसपी के नीचे प्राइसेस यहां पर गिरते हुए नजर आए हैं। जो लेटेस्ट रिपोर्ट और कैलकुलेशंस हैं उसके हिसाब से सरसों फिलहाल 10 से 11% एमएसपी के नीचे कुछ बाजारों में देखने को मिली है। क्या कुछ हैं कंसर्न्स, और जो ये सरसों में हमने सेल्फ सफिशिएंसी तो देखी, लेकिन उसका असर और उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर पिछले हफ्ते 3.5% और 4 महीने के हाई बनाने के बाद आज यहां पर ऑन द हायर साइड्स हमने भाव रुकते हुए देखे हैं। यहां पर कैसे बनाएं स्ट्रैटेजीज बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहां पर मसालों की, जहां पर जीरे में अब मुनाफा वसूली देखने को मिली है और गिरावट के साथ कारोबार। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड के चेयरमैन सुरेश नागपाल, विजय सॉल्वेक्स के एमडी विजय डाटा और निर्मल बांग कमोडिटीज के वीपी कुणाल शाह। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर सरसों के साथ कर लेते हैं, क्योंकि इस साल और पिछले अगर हम 6-8 महीने की बात करें तो लगातार यही कॉन्वर्सेशन रही है कि जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, एक तो सस्ता तेल इंपोर्ट हो रहा है और दूसरा सरसों की फसल बेहतरीन है और उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी खासी होगी। तो एक माइनस पॉइंट लेकिन ये निकल के आया है कि भावों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। सबसे पहले फसल के बारे में ही जान लेते हैं। और सुरेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। किस तरह के नंबर्स के साथ हम कारोबार कर रहे हैं? प्लीज दोबारा से। सुरेश जी, किस तरह की फसल, किस तरह की आवक और कैसा कैरी फॉरवर्ड के साथ हम काम कर रहे हैं फिलहाल? अभी हमारे पास 12 से 13 लाख टन का सरसों कैरी फॉरवर्ड है और इस बार जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो 123 लाख टन सरसों की उम्मीद कर रहे हैं जी। कल सेमिनार था, उस पर भी यही बहुत 2 दिन तक हम लगातार चर्चा करते रहे। पूरे देश से डेलीगेट सब लोग आए हुए थे, उसमें यही निचोड़ निकल के आया कि 123 लाख टन इस बार हमारी को फसल मिलने वाली आने वाले टाइम में और 12 से 13 लाख टन हमारा कैरी फॉरवर्ड है। सुरेश जी, आप एज ऑफ नाउ अब यहाँ पर मार्केट को किस तरह की कंसर्न्स हैं? बिकॉज जिस तरह की अवेलेबिलिटी अब बनती हुई नजर आ रही है, क्या सामने उतनी मांग है? क्या सस्ते तेलों के इंपोर्ट का इम्पैक्ट देखने को मिला है? और जो 10% एमएसपी के नीचे के प्राइजेस हैं, क्या कुछ डेलिबरेशंस फिलहाल इंडस्ट्री कर रही है? जहां तक प्राइस का सवाल है, पिछले 10 दिन में 10 रुपए किलो का सोयाबीन और पामोलिन में तेजी आई है। उसकी वजह से जो हमारी एमएसपी से बहुत नीचे बिक रही थी, 4,4200-4300 रुपए सरसों बिक रही थी, अब थोड़ा सा उसमें 300-400 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और कहीं ना कहीं अब ये भी वो आ रहा है कि नेफेड अपनी बहुत जल्दी 15 मार्च कल से जो शुरू कर रही है अपनी परचेज, तो उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है। बट अभी भी आवाज 14-15 लाख बोरी की है, 14-15 लाख कट्टे की है। आवाज कोई वो नहीं है और इस टाइम होली की वजह से डिमांड भी है, तो इसलिए क्रशिंग में सीधा जा रहा है सरसों। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं आ रही। ओके विजय जी, आपका भी एक सेंस लेना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप बाजारों को? क्योंकि जो नंबर्स हैं वो तो ऑफ कोर्स हमने जो आप सभी की जो अभी इवेंट हुआ है मानेसर में, उससे हमने वो नंबर्स निकलते हुए देखे हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ सामने डिमांड किस तरह की है? नमस्कार मनीषा जी, देखिए अराइवल्स अभी और बढ़ेंगी और उसका असर भी बाजारों पे आएगा जी। लेकिन इसके साथ साथ नाफेड ने सरसों कोटा डिवीजन में 15 तारीख से परचेजिंग शुरू कर दी है और बाकी राजस्थान में भी 28 मार्च या 1 अप्रैल से शुरू करने के इनके इरादे हैं। तो सरसों किसान रोकेगा, किसान चाहेगा कि उसकी सरसों नाफेड को बिके, लेकिन यदि 200-300 रुपए नीचे रह जाती है, लेकिन उसकी उम्मीद मुझे कम है, क्योंकि विदेशों में अब अराइवल इंपोर्ट की बढ़ेगी इंडिया में और विदेशों में बाजार भी काफी बढ़ चुके हैं, अब ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं लगती है। तो बाजार बैलेंस में रहने चाहिए, नाफेड को अच्छी सरसों मिलनी चाहिए और तेलों के भाव भी यहाँ पे रुकने चाहिए। 2-4 रुपए किलो बढ़ सकते हैं, 2-4 रुपए किलो घट भी सकते हैं। ऑलराइट विजय जी, एज ऑफ नाउ अब तक बाजारों में कितनी आवक आ चुकी है? अभी बहुत ज्यादा अराइवल नहीं आई है, कोटा डिवीजन में आई है। पूरे इंडिया में मैं तो समझता हूँ कि बहुत ज्यादा अराइवल नहीं आई है, ज्यादा से ज्यादा 10-12 लाख टन सरसों आई होगी और अराइवल तो अभी बढ़ेगी। अभी तो बहुत जगह तो कटाई शुरू हो रही है, हमारे यहाँ पे भी कट रही है, निकल रही है और अराइवल तो और बढ़ेगी अभी। ओके तो 10-12 लाख टन की परहैप्स यहाँ पर आवक आई है। आगे जाकर ऑफ कोर्स आवक तो भी काफी सारी बढ़नी है। बड़ी फसल की कॉन्वर्सेशन भी इस बार यहाँ पर की जा रही है। सुरेश जी, ये सवाल आपसे है, जिस तरह के सस्ते तेल हमने मार्केट में यहाँ पर आते हुए देखे हैं, किस तरह से क्रशिंग इंडस्ट्री इस प्राइस लेवल को देखती है? इंपोर्टेड ऑयल्स के ऊपर सारा हमारा देखो 65% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं।
और इम्पोर्टेड ऑयल्स ही हमारे उसको डोमिनेट करते हैं, लोकल मार्केट को भी। अभी सोया और उसमें 10 रुपए किलो तेज हुआ है, तो कहीं ना कहीं साथ में हमारा 6 से 7 रुपए किलो मस्टर्ड में भी तेजी आई है तेल में, और उससे थोड़ा सा पैरिटी इंडस्ट्री जो बिल्कुल माइनस नेगेटिव पैरिटी पे चल रही थी, तो थोड़ा सा बैलेंस बना है जी। आने वाले टाइम में लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों का मैच होगा और तभी आगे ये बढ़ पाएगा। एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री किन चीज़ों को देख रही है, क्योंकि काफ़ी सारे चैलेंजेस यहाँ पर हैं। हम सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं, माना ये भी जाता है सुरेश जी कि जिस तरह से सरसों में यहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी नजर आई है, कुछ ध्यान कुछ सपोर्ट वहाँ पर आना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ जिस तरह के चैलेंजेस हैं, क्या कुछ आप देखना चाहेंगे इन सेंस ऑफ इंडस्ट्री? मैम, इसमें सीधा सा वो है कि हमारे को अगर डीओसी एक्सपोर्ट, मस्टर्ड डीओसी एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा इंसेंटिव मिल जाए और हमारे को जाने लगे और 15-20 लाख टन हमारा तेल वहां से आ सकता है, 25 से 30 लाख टन क्रशिंग हो सकती है अगले 2-3 महीने में, और पैरिटी उसकी रिफाइंड हो जाएगा सरसों का, और डीओसी उधर चली जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस बन जाएगा। गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव नहीं आएगा एमएसपी के ऊपर माल खरीदने में। ऑटोमेटिकली बाजार जो है वो सरसों जो है अगर 100, 200, 300 रुपए कम भी होती है एमएसपी से भी, तो भी किसान उसको मंडी में लाके बेचता है, ऐसा नहीं है कि वो रोक लेता है। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को अभी करना पड़ेगा। ड्यूटी की हम कोई उम्मीद अभी कर नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं अगर डीओसी एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा हमारे को इंसेंटिव मिल जाता है इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री चलने के लिए मैं समझता हूँ थोड़ा वो मिल जाएगा, 2-3 महीने के लिए अच्छा बूस्ट मिल सकता है। और इस पे सरकार का बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, टोटल 600-700 करोड़ रुपए का खर्चा है, जो कि मैं समझता हूँ इम्पोर्ट बिल के आगे कुछ भी नहीं है। एब्सोल्युटली। आप विजय जी, आप कैसे देखते हैं यहाँ से अब चैलेंजेस आते हुए, क्योंकि ऑफ कोर्स किसानों ने अच्छे खासी यहाँ पर बुआई करी है, डिपेंडेंस यहाँ पर नेफेड की खरीदारी में काफी खासी रहेगी, यहाँ पर सामने मांग आप कैसा बनता हुआ देखते हैं, और यहाँ से अब क्या चैलेंजेस इंडस्ट्री फेस कर सकती है? देखिए, ये बात गवर्नमेंट ने जो ये इंटेंशन जाहिर की है कि 31 मार्च 2025 तक हम इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं बढ़ाएंगे, ये थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है ऑयल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि एक तो तेल सस्ते हैं, तो ऑयल इंडस्ट्रीज में मार्जिन नहीं है, और जब से इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज घटाई हैं तब से ही मस्टर्ड ऑयल इंडस्ट्रीज में तो सारे मार्जिन खत्म हो गए हैं, कोई भी ऑयल मिल प्रॉफिट में नहीं चल रही है। तो गवर्नमेंट को रिकंसिडर करना होगा इलेक्शंस के बाद, और मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट इस बात ड्यूटी जरूर बढ़ाएगी, चाहे 15-20% ही बढ़ाए, उससे देश में तिलहन का उत्पादन भी बढ़ेगा, किसानों को अच्छे दाम भी मिलेंगे, और मिल वालों को भी अच्छे दाम मिलेंगे, तो उसको क्रशिंग मार्जिन कुछ आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाए और इसको रिकंसिडर करे इस डिसीजन को, और तो भी हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ चल पाएंगे। पाम ऑयल का भी प्रोडक्शन देश में बढ़ाने की जरूरत है, उसके लिए भी हमको इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की जरूरत होगी। पाम ऑयल की मिल भी चालू हो गई है इंडिया में कल से, और उसके लिए भी किसान को अच्छा दाम मिले पाम फ्रूट्स का, उसके लिए भी इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट को कंसिडर करनी चाहिए। वेल एब्सोल्युटली। जहां तक डीओसी एक्सपोर्ट है और दूसरा ऑफ कोर्स इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात है, बाकी तेलों की ये दो चीजें हैं जो यहाँ पर इंडस्ट्री लगातार देखती रही है। सुरेश जी, ये सवाल आपसे है, अब आगे जाकर यहाँ पर इंडस्ट्री की क्या समझ सोच है? नेफेड के ऊपर यहाँ पर नजर रहेगी, आवक कैसी आती है उस पर भी रहेगी, लेकिन जैसे आपने कहा थोड़े बहुत भाव यहाँ से बढ़ेंगे, उसके बाद भी एमएसपी के आसपास के या उसके नीचे के लेवल्स यहाँ पर रहेंगे, तो किसानों की तरफ से बाकी स्टेक होल्डर्स का यहाँ पर क्या सेंस है? आप देखिए, पिछले 5 साल में जब से आत्मनिर्भर की बात मोदी जी ने की है, हम लोग 65-70 लाख टन हमारी क्रॉप होती थी, 125 पे आ गए हैं जी। इस बार इसको नहीं संभाला गया, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं किसान थोड़ा डाइवर्ट होगा, और इसको संभालने के लिए जो सबसे अच्छा आज की डेट में जो अच्छा वो मिल रहा है, वो यही मिल रहा है कि आप डीओसी पे एक्सपोर्ट के ऊपर इंसेंटिव दे दें, जिससे कि क्योंकि सरसों ही ऐसी है जिसमें हमारे को 40% तेल मिल सकता है, बाकी सोयाबीन हमारे को सिर्फ 18% तेल मिलता है, बाकी सारा उसमें चला जाता है, डीओसी में चला जाता है। इसमें हम अगर 30 लाख टन सरसों, आज हमारे पास 100 लाख टन की कंजप्शन है मस्टर्ड ऑयल के नाम से, लेकिन हमने 12 लाख टन हम पीछे लेके आ रहे हैं, 23 लाख टन ये हो गया। तो अगर ये 35 लाख टन का निपटान करना, खाली नेफेड के गोदाम में भेज देना, कोई मैं समझता हूँ समस्या का समाधान नहीं है। हमारा तो समाधान ये है कि 125 लाख टन सरसों हुई है, 12 लाख का कैरी फॉरवर्ड है, तो हमारे को विद इन 1 ईयर अगली फसल आने से पहले इस सबको क्रश कर देना चाहिए। अगर हमारे पास मस्टर्ड की कंजप्शन 100 लाख टन में 30-35 लाख टन तेल की है, तो हमें बाकी तेल के लिए 25-30 लाख टन को रिफाइंड में भेजना ही पड़ेगा, और इसको डायरेक्ट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से निकालकर डीओसी एक्सपोर्ट कर देनी चाहिए। और हमारी जो खल पशु चारे की जो डिमांड है, वो भी हमारी 65 लाख टन के आसपास है, 5-6 लाख टन पर मंथ की, वो भी हमारी पूर्ति होती रहेगी।
तो लोकल ना तो किसान के ऊपर कोई दबाव आएगा, ना कंज्यूमर को कोई बढ़ोतरी पैसा नहीं देना पड़ेगा और हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा। जी सुरेश जी, जैसे आपने कहा और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने समझाया कि ये 1 2 3 चीज़ें हैं जो होनी चाहिए इस साल में, अदरवाइज कोई बहुत बड़ा ल्यूक्रेटिव ये सेक्शन यहाँ रह नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये मान के चलें कि अगले जून तक तो समझिए कि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एक्शन सरकार की तरफ से आता हुआ नहीं देखेंगे, जिस तरह से हमने इलेक्शन डेट्स और स्वेरिंग इन वैसे आता हुआ देखा है। तो कब तक आपको लगता है और किस तरह के रिप्रेजेंटेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप फिलहाल सरकार के साथ कर रहे हैं? हम पिछले 2-3 महीने से पूरे रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और सरकार ने इस चीज को समझा भी है। बट हाँ, इस बार थोड़ा सा अब आचार संहिता लग गई है तो मुझे उम्मीद नहीं है कि अभी इस बार कुछ हो सकता है। पकाने वाले टाइम में हो सकता है 2 महीने में, 2 महीने तक अब लगातार हमारी नेफेड की परचेज चलती रहेगी तो वो उसको संभाल लेंगे, जहां तक मैं समझता हूँ। उसके बाद संभालने की जरूरत होगी तो नई गवर्नमेंट आके उसको संभालेगी। जी विजय जी, एक फाइनल आपसे भी, आपको क्या लगता है आगे जाके अब किस तरह के बाजार रह सकते हैं अगले 2-3 महीने तक? तो चलिए ठीक है, जैसे सुरेश जी कह रहे हैं नेफेड यहाँ पर खरीदारी कर लेगी और उसके बाद जिस तरह के भाव यहाँ पर फिर बनेंगे, बहुत ज़्यादा स्टॉक यहाँ पर एजेंसी के पास भी हो जाएगा, बाजार में भी अच्छा खासा है, कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल प्राइस सेंस यहाँ से आगे जाता हुआ, सारे फैक्टर्स को अगर हम यहाँ पर फैक्टर इन करें तो? देखिए, सरसों की क्रॉप इतनी बड़ी है और नाफेड ने लास्ट ईयर 11-12 लाख टन सरसों खरीदी थी। इस साल हमें लगता है 20-25 लाख टन ही सरसों वो खरीद पाएंगे। हम तो चाहते हैं वो 30-40 लाख टन खरीद लें, लेकिन लगता नहीं है गवर्नमेंट की, जिस तरीके से इनके रजिस्ट्रेशन के सिस्टम्स हैं और जिस तरीके से बाइंडिंग कर देते हैं किसानों को, और बहुत सारा माल जो किसान बेचता है वो अगले 31 मार्च तक बेच भी चुका होगा। तो बाकी 31 मई के बाद जब गवर्नमेंट की नाफेड की परचेजिंग बंद हो जाएगी तो मार्केट दबाव में आ सकते हैं और 200-300 रुपए सरसों में निकल सकते हैं और वापस। ऑलराइट, तो भावों के लिहाज से तो कोई बहुत बड़ा सपोर्ट आने वाले 3-4 महीनों में यहाँ पर नजर नहीं आता। मार्केट्स मूव इसी लिहाज से करेंगे कि नेफेड कितनी खरीदती है। पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल की एक्सपेक्टेशन बाजार की है कि नेफेड यहाँ पर सपोर्ट देती हुई नजर आएगी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों पर ऑफकोर्स यहाँ पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया सुरेश जी, विजय जी, आपका साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चीज़ें हमारे साथ शेयर भी करने के लिए। तो वो सरसों की स्टोरी है जहाँ पर फसल नियर रिकॉर्ड हाइस पर है और भावों में अच्छी खासी गिरावट के साथ कारोबार, और बाजार को काफ़ी सारी उम्मीदें भी हैं सरकार से कि ड्यूटी के तहत पर या फिर डीओसी एक्सपोर्ट के तहत पर यहां पर कुछ आएगा। इसी के साथ एक ब्रेक का समय भी है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर भी कुछ मुनाफा वसूली है। और आपको बता दें ये हफ्ता बहुत लोडेड है, काफ़ी सारी ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स हैं, इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, चाइना की तरफ से बहुत सारा डेटा आना है, इसका क्या इम्पैक्ट कमोडिटीज़ पर रह सकता है, निर्मल बैंक के कुणाल शाह हमें समझाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका और कुणाल हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल, सबसे पहले तो जिस तरह की मुनाफा वसूली हमने प्रेशस मेटल्स में आते हुए देखी है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अब एक हफ्ते के हाइस पर है, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा ही ऑन द हायर साइड रहा, जिसका इम्पैक्ट हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। लेकिन इस हफ्ते जिस तरह की इवेंट्स हैं, डेटाज हैं, क्या आप वॉच करना चाहेंगे और यहाँ से अब सोने चांदी में क्या करने की राय है? आई थिंक मनीषा जी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज जो बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इम्पोर्टेंट इवेंट टू वॉच आउट फॉर व्हेन इट कम्स टू मार्केट। और अगर अपनी क्यूई बंद करता है तो एक बार येन अप्रिशिएट हो जाएगा और उसके चलते हुए रिस्की एसेट क्लास में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। और जहां तक फेड की मीटिंग है तो फेड की मीटिंग में डॉट प्लॉट्स को ऑब्जर्व करना होगा। सो पहले 3 डॉट प्लॉट्स से तो अभी 3 की जगह 2 डॉट प्लॉट्स होते हैं, तो थोड़ा, तो ये हफ्ता थोड़ा यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल सकता है। एब्सोल्युटली, कुछ मुनाफा वसूली तो हमने ऑलरेडी आते हुए देखी है। आपको बता दें कि ऑलमोस्ट 2200 छूने के बाद $50 की गिरावट यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सोने के बाजारों में है, और भारतीय बाजारों की जहाँ तक बात है, ऑल टाइम हाई जो था वो हमने 66,330 के आसपास आता हुआ देखा था। उन स्तरों से एग्जैक्टली 1000 रुपये की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। कुछ मुनाफा वसूली इसी लिहाज से यहाँ पर चांदी में भी रही है। चांदी में थोड़ा सा सपोर्ट इसलिए भी है क्योंकि बेस मेटल प्राइसेस में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। कुणाल, कैसे देखते हैं आप चांदी के प्राइसेस यहाँ से, और इंडस्ट्रियल मेटल्स स्पेशली कॉपर में अब यहाँ पर क्या व्यू है? मुझे याद है जब लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी आपने कहा था कि खरीदना चाहिए, और उस बात के बाद भी हमने 4-5% की तेजी ऑलरेडी आते हुए देखी है। जी हाँ, कॉपर में हमारा व्यू बुलिश है। मुझे लग रहा है कि कॉपर के प्राइसेस यहाँ से तेजी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट
चाइना में कॉन्सेंट्रेट जो है कॉपर, उसको रिफाइन करके जो रिफाइंड कॉपर बनता है वो स्मेल्टर्स के मार्जिन नहीं रहा है। सो इसके कारण मुझे लग रहा है कि 5-6 रुपए की गिरावट आती है, वहाँ पे कॉपर में लॉन्ग पोजीशन डेवलप कीजिए, धीरे धीरे कॉपर 780 की ओर जाएगा। कुणाल, सिल्वर कैसे देखते हैं, और जिस तरह के गेन्स जिंक, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स में आए हैं, यहाँ पे क्या करना चाहिए? आई थिंक जिंक में, सिल्वर में, दोनों में तेजी है। चाइना में स्टील का प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ के आया है, दैट इज पॉजिटिव फॉर जिंक। जिंक के प्राइसेस भी इससे बढ़ेंगे। और सिल्वर हमने पिछले हफ्ते में 2500 रुपए की रैली देखी है, तो 500-700 रुपया प्रॉफिट टेकिंग आता है, वहाँ पे पोजीशन लॉन्ग क्रिएट कीजिए। साथ ही बात यहाँ पर एनर्जी की भी करेंगे कुणाल, क्योंकि बढ़त के साथ यहाँ पर काम होता हुआ नजर आया है ज़्यादातर मार्केट्स में। जिस तरह से डेटा आया है उसका भी कुछ बहुत सपोर्ट है, लेकिन यहाँ से क्रूड जो अभी भी 83-84 के बीच में कारोबार कर रहा है, नेचुरल गैस स्पेशली, यहाँ पे क्या करने की राय है? इंटरनेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन ने एस्टीमेट दिया है, एज पर दैट अगर आप देखेंगे तो क्रूड की डिमांड बढ़ने के लिए एक्सपेक्टेड है सेकेंड हाफ में। तो इसके बाद क्रूड में हमने एक शॉर्ट लोडिंग आती हुई देखना है, तो मुझे लग रहा है ये रैली 68-70 तक जा सकती है, बहुत लंबी तेजी नजर नहीं आ रही है। ओके। और साथ ही नेचुरल गैस में क्या करने की राय है? यहाँ पर भी बहुत बड़ा मूव आता हुआ देखा है हमने। नेचुरल गैस आई थिंक 143 के आसपास लॉन्ग पोजीशन है, 135 का स्टॉप लॉस रखी है और 158-59 के टारगेट के लिए कर सकते हैं। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर प्रेशस मेटल्स में, मेटल्स में और एनर्जी में भी यहाँ पर आती हुई। कुणाल, साथ ही एक सेंस यहाँ पर एग्री स्पेस पे भी लेना चाहेंगे, जहाँ पर अब रबी की जो फसल है वो बाजार में अच्छी खासी आनी शुरू हो गई है, उसके इम्पैक्ट्स तो हम देखेंगे ही। असेंशियल्स में सरकार ने काफ़ी कुछ ऑलरेडी कर दिया है, जहाँ पर बाजार को लगता है कि बहुत तेज़ी नहीं रहेगी, लेकिन मेजर एक्शन अब यहाँ पर आप कब और कहाँ आता हुआ देखते हैं? टर्मरिक में मुझे तेजी लग रही है। टर्मरिक में मौजूदा स्तर से भी आपको 8 से 10% की अपसाइड और देखने मिल सकती है। कोई भी डिप आता है इस पर टर्मरिक बाय करना चाहिए। ऑलराइट, तो वो टॉपिक यहाँ पर एग्री स्पेस में भी आती हुई, जहाँ पर हल्दी को खरीद के कारोबार करना चाहिए। एग्री स्पेस में आपको बता दें कि काफ़ी अच्छी खासी उठापटक यहाँ पर लगातार बरकरार है। आपके लिए बाकी मसाले भी स्क्रीन पे यहाँ पर लेकर आना चाहेंगे, जहाँ पर जीरे में पिछले हफ्ते की जोरदार तेजी के बाद कुछ मुनाफा वसूली के साथ हमने कारोबार खुलता हुआ देखा था, लेकिन अब 2% की तेजी फिर से। जीरे में भी पाइपलाइंस खाली बताई जा रही हैं, आवक बहुत बेहतरीन नहीं है, फसल ऑफकोर्स कमज़ोर है, जिस तरह का मौसम हमने आता हुआ देखा, जिसका सीधा फायदा यहाँ पर जीरे में देखने को मिला है। धनिया एक और ऐसी कमोडिटी है, और इसका चार्ट आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, जहां पर भी एक ग्रेजुअल लेकिन वन वे मूव बनता हुआ नजर आया है। धनिया में भी माना जा रहा है कि ये साल आपको बेहतर रिटर्न्स ऊपर में दिखा सकता है इन सेंस ऑफ प्राइसेस। निचले स्तरों से यहाँ पर खरीदारी बनते हुए नजर आई है, और उसका एक फायदा हमने यहाँ पर मार्केट्स में बनता हुआ देखा भी है। जैसा आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट नियर इट्स हाइज यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखा है। साथ ही गुआर आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये काफी हद तक मौसम पे मूव करेगा। एज ऑफ नाउ जिस तरह की रिपोर्ट स्काईमेट और आईएमडी की तरफ से है, माना जा रहा है कि नॉर्मल मॉनसून देखने को मिलेगा। याद रखिए, अप्रैल काफी इंपॉर्टेंट महीना होता है, क्योंकि स्काईमेट और आईएमडी दोनों ही फर्स्ट ऑफिशियल फोरकास्ट इस टाइम में करते हैं कि जून 1 से जो बारिश होनी है वो कब और किस समय पे शुरुआत होगी, तो उसका एक यहाँ पर इमीडिएट मूवमेंट हम मार्केट्स में आता हुआ देखेंगे। लेकिन गुआर के बारे में भी एनालिस्ट का यही मानना है कि सपोर्टिव लेवल्स पे है, बॉटम यहाँ पर बन चुका है, और यहाँ से एक रेंज बाउंड ट्रेंड होने की एक्सपेक्टेशन। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। आपके लिए एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे इक्विटी पर पूरा हाल।